का नया खुलासा, केजरीवाल क्या आएंगे जेल से बाहर। डीबी लाइव ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नमस्कार। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर अब सरकार, केंद्र सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। फंसती हुई पहले से ही नजर आ रही है। विपक्ष के निशाने पर बुरी तरह से आ चुकी है। लगातार विपक्ष हमलावर है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे अडानी और मोदी के रिश्ते हैं, किस तरह से सेबी की अध्यक्ष, सेबी की जो चेयरपर्सन है वो इस पर उसमें घिरी हुई नजर आ रही है, और कैसे इस मामले में मोदी को सीधे तौर पर पीएम मोदी को विपक्ष निशाना बना रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मामला जेपीसी को इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इसकी जांच इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं या हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसके कई सारे जो सूत्र दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष की ओर से, जिन एविडेंसेस की बात की जा रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और अडानी की कंपनियों में निवेश का जो मामला, जो रिश्ता दिखाई पड़ रहा है, उन सारी चीजों को लेकर यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में नहीं बल्कि इन तीनों के बीच में, यानी प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और सेबी की चेयरपर्सन, इनके बीच में कोई न कोई हितों का जरूर बात है, इसलिए इसकी जांच नहीं कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक नया ट्वीट किया है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने, उसमें यह आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है और अब कांग्रेस इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी में है। पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले में साथ में है और सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को दिखाएंगे क्या जयराम रमेश कहते हैं, लेकिन इस मामले में अब यह तय है कि अगर जेपीसी की मांग नहीं पूरी की जाती है, यानी संयुक्त संसदीय समिति से इस मामले की जांच नहीं कराई जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस मुद्दे पर घिरी नजर आएगी, अभी संसद के बाहर और जब सत्र चलेगा तो संसद के भीतर। जयराम रमेश लिखते हैं, जब उनके पसंदीदा टेम्पो वाले के हित शामिल होते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल पीएम बिजली की गति से कार्य करते हैं। अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। यह एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और यह बहुत विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल ही रहा था, अब भारत के लोगों को यह बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, यानी अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही नहीं, तमाम दूसरे मुद्दों पर भी किस तरह से अडानी ग्रुप, यानी जो कॉरपोरेट ग्रुप्स के साथ एक संबंधों की बात की जाती है प्रधानमंत्री मोदी के, उनको फायदा पहुंचाने के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है और अब केवल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश की गई, सिर्फ वही नहीं बल्कि तमाम जो देश विदेश की कंपनियों में जहां भी अडानी ग्रुप को तमाम सहूलियतें दी गई हैं, दुनिया में दूसरी जगहों पर भी बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं, उन सब चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है। मेरे साथ रोज की तरह है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, अब ये जो चीजें हैं, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बाहर भी अब मामला, हालांकि ये मामले कोई नए नहीं है, पुराने हैं, इन पर विपक्ष पहले भी घेरता रहा है, लेकिन अब ये जो सूची दिखाई पड़ रही है जयराम रमेश की कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और ये पावर सेक्टर में, कोयले में किस तरह से जगह जगह सहूलियत दी गई है। विदेशी समझौतों में यह भी कहा जाता है कि जहां तमाम जो विदेशी समझौते होते हैं भारत के साथ, वहां के साथ एमओयू साइन होते हैं, उन जगहों पर भी देश के हित की बजाय ये कॉरपोरेट्स हैं उनके हितों को, खासतौर से अडानी के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे आरोप विपक्ष लगाता रहा है और लगातार इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं। अब क्या लग रहा है कि जेपीसी बनने से पहले ही इन सारे मामलों पर एक बार फिर घेरने की कोशिश होगी और यह कहा जाएगा कि अब जो विपक्ष की अपनी रणनीति है, आंदोलन चलाने की भी बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि इस तरह इस मामले में सरकार अपना बचाव कैसे करेगी? वही केवल राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधकर
जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ उनको देशद्रोही बताकर, या फिर कोई उसकी और दूसरी रणनीति होगी, कोई ठोस रणनीति होगी? नहीं, देखिए, ठोस रणनीति तो सरकार के पास इसलिए नहीं हो सकती है समीर जी, चूंकि जो विपक्ष के आरोप हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। उन आरोपों से बचाव के लिए सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स नहीं हैं अभी तक जी, और होते तो अब तक सरकार ने उनको सामने पेश कर दिया होता कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। तो सिर्फ सरकार की तरफ से अभी तक यही दावे किए जा रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और जबरदस्ती घेरने की कोशिश कर रहा है, देश को अस्थिर करने कर रहा है, या अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के आरोप सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने जो प्रूफ रखे हैं सामने, उन पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली अभी तक। तो कल को आ जाए तो हम नहीं कह सकते, कल को उस पर क्या वो कह सकते हैं। अब ये जो नया मसला आया है समझिए, देखिए, इस तरीके के मसले और भी पहले आते रहे और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर था। और ये मामले आज से नहीं, जब से ये सरकार बनी उसके बाद से लगातार अंबानी अडानी को लेकर और सरकार के संबंधों को लेकर ये विपक्ष हमलावर रहा है। लेकिन हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो पहली बार बाहर से रिपोर्ट आई और ये मालूम पड़ा कि इसमें निवेशकों के साथ भी बड़ा छल किया गया है। अभी तक तो आरोप ये रखते थे कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कराया जा रहा है, दो पूंजीपतियों का, खास पूंजीपतियों का, या देश की संपत्तियां उनको बेची जा रही हैं। अब ये भी आया कि सिर्फ इतना ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो निवेशकों का पैसा है उसके साथ भी छल किया जा रहा है। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बातें सामने निकल कर आई और विपक्ष फिर उस पर हमलावर हुआ। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बहुत बाद में आती है, उससे पहले ही सरकार के ऊपर और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो खास पूंजीपतियों को साथ से उनके संबंध हैं, उनको लेकर के सवाल चलते रहे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहला हमला जो बोला था वो सूट बूट की सरकार से हमला बोला था और यही उनका आरोप था कि सूट बूट की सरकार है ये, और ये खास दो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। फिर उन्होंने नारा दिया था कि हम दो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और हमारे दो यानी अंबानी और अडानी, इस A1 और A2 जो कि संसद में आकर A1 A2 अब हो गए, ये उन्होंने कहा था। तो यानी कि अंबानी अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर विपक्ष पहले से हमलावर रहा है। आपको याद होगा कि जब वो एक फ़ोन जारी हुआ था नया, उस पर प्रधानमंत्री का फोटो जो आया था उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो उस पर बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई ये एक प्रधानमंत्री किस तरीके से निजी उसका जो है वो कर सकता है प्रचार। तो यानी इन संबंधों को लेकर के विपक्ष पहले से सवाल उठाता रहा है। आज ये जो नया जयराम रमेश ने किया है, वो चिट्ठी जारी की है उन्होंने कि किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ये बहुत गंभीर मसला है। चूँकि ये एक तरीके से कहा जाए कि जनता का पैसा जो है वो जनता के सिर पर ही थोपने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और अमलेंदु जी, जिस तरह से ये इसमें जेपीसी की बात की जा रही है और जेपीसी की मांग ही इसीलिए हो रही है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की कि वही जांच कर सकती है, इसको लेकर हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साफ कह दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पर हैं, यानी वो पीएम हैं, तब तक इस मामले की जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष रूप से। लेकिन पूरा विपक्ष इसकी जेपीसी से जांच की मांग कर रहा है और जेपीसी से जांच की बात इसीलिए आ रही है ताकि इससे जुड़े हुए दूसरे मुद्दे भी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो एक अपनी जगह है, उसमें तो केवल एक मुद्दा है, लेकिन यही जो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी अंबानी इनके रिश्ते हैं, इनसे जुड़े हुए तमाम तार वहां पर फिर खुलेंगे, तमाम जो परतें हैं उसकी निकलेंगी। उनमें ये चीजें भी शामिल हैं जिसको जो आज जयराम रमेश के ट्वीट में दिखाई पड़ रहा है कि पावर सेक्टर में, कोयले में, दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य जगहों पर किस तरह से फायदा पहुंचाने की एक ग्लोबल पॉलिसी बना रखी है भारत सरकार ने। और सीधे तौर पर जो ये आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री अगर विदेश जो उनके दौरे होते हैं, वो दौरे भी भारत के हित के लिए वो कम, लेकिन इन पूंजीपतियों के हितों के लिए ज्यादा होते हैं, वो चीजें बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी देश की प्रधानमंत्री ने यात्रा की और उसके बाद वहां पर अडानी को कोई बड़ा एक कह लीजिए कि चीजें मिल गई और फायदा हो गया। तो अब ये मामला मुझे लग रहा है कि बहुत सरकार के लिए एक गले की फांस तो बन ही चुका है और रुकने वाला नहीं है किसी भी तरह से, और नए नए खुलासे इस पर आए दिन अब होते रहेंगे।
जी बिल्कुल, इसमें नए नए खुलासे होते रहेंगे और आज तो उन्होंने बाकायदा जो है वो चिट्ठी जारी करके जो है ये बता दिया है कि किस तरीके से सरकार जो है वो फ़ायदा पहुंचा रही है अडानी की कंपनियों को। पूरा एक सीक्वेंस में उन्होंने चिट्ठी उसको जारी की है और वो चिट्ठी बहुत कुछ बयां करती है वो कि किस तरीके से कोयला जो है वो मतलब उसकी ऑफिस मेमोरेंडम है ये गवर्नमेंट इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, और ये 12 अगस्त 2024 का ताज़ा है, मतलब समझिए परसों का ही है ये मेमोरेंडम। और जो ऑफिस मेमोरेंडम है, अमेंडमेंट इन द गाइडलाइन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018 रिगार्डिंग। तो ये जो दिया है समीर जी, ये काफ़ी गंभीर मसला है एक तरीके से देखा जाए। और जो इसमें जो कह रहे हैं कि जो झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है, आपको याद होगा कि सिर्फ ये बांग्लादेश से को आपूर्ति करने के लिए और झारखंड में बिजली पैदा करने का ही मसला नहीं था। बीच में इस सरकार ने ये एक नियम ये भी लगाया था, बताया गया था सब कोयले की शॉर्टेज हो गई है, तो उसमें ये कहा गया कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने बिजली घर चलाने के लिए कम से कम 10% विदेशी कोयला आयात करेंगी। और वो विदेशी कोयला किससे लिया आया था? वो अडानी से ही लिया आया था। इसको लेकर के जो केसीआर जो उस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सख्त आपत्ति भी जताई थी और अपने राज्य में कह दिया था कि हम ये कोयला नहीं खरीदेंगे। तो ये उस समय काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। हालांकि अब वो पीछे से बैक करते थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस मसले पर उन्होंने कहा था कि हम ये शर्त नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए थे और उसकी वजह से यहाँ बिजली के दाम बढ़े। अब झारखंड में बिजली पैदा हो रही है, बेची जा रही है बांग्लादेश को। सवाल ये है कि झारखंड में अगर बिजली पैदा हो रही है तो वो भारत में अगर बेची जा सकती है तो क्यों बेची जा रही है, और अगर बांग्लादेश के लिए है तो ये यहाँ के कोयले से क्यों नहीं हो रहा है। एक तब सरकार कह रही है, कोयला मंत्रालय बाकायदा कहता है कि यहाँ कोयले की अब कोई कमी नहीं है, खनन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरा स्टॉक है, तो फिर बाहर से कोयला आयात क्यों किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे घपले हैं और ये घपले तो हैं ही अमलेंदु जी, लेकिन सबसे बड़ी जो एक हैरानी की बात यह है कि ये आरोप जब अडानी पर लगते हैं, हालांकि उनके संबंध चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से होते हैं तो स्पष्टीकरण देना या उसका बचाव करना बीजेपी वालों के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन जैसे अभी सेबी और अडानी के बीच संबंधों की बात आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में उतर गई। तो ये इन चीजों को ऐसा लगता है कि जो ये रिश्ते हैं इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, उसके नेताओं को भी पता है, और इसलिए उनको बचाव करना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन इस संदर्भ में इस बार जो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार बचाव करने वालों में बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं की दूरी वहां दिखाई पड़ रही है। वरिष्ठ नेताओं में बात करें या तो गंभीर नेताओं में बात करें, हालांकि कई बार बहुत उन्होंने भी अगंभीर टिप्पणियां की हैं, रविशंकर प्रसाद, उसके अलावा किसी और बड़े नेता ने, गंभीर नेता ने इसे लेकर बचाव नहीं किया इस बार। ये एक खास बात दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए रविशंकर प्रसाद तो अब बड़े नेता नहीं रहे, चूंकि वो मंत्री नहीं रहे, तो मोदी जी ने ही उनको छोटा नेता बना दिया। तो वो छोटे नेता ही फिर बड़े बनने की कोशिश में नहीं, अब बड़े बनने की कोशिश में है या मोदी जी चोर आर्मी संभालना है, वो अलग मसला हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े नेता नहीं रहे, चूंकि अब वो मंत्री नहीं है। कहाँ तो कानून मंत्री हुआ करते थे, तमाम मसलों पर सरकार का पक्ष रखा करते थे, सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, और कई राज्यों में स्टैंडिंग काउंसिल भी थे जहाँ बीजेपी की सरकारें थी। तो बड़े वकील तो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि मोदी जी की तरफ से पक्ष रखते हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के भी मेरा ख्याल है कि आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। तो अब ये क्या है क्या नहीं हो तो उनका मसला है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के अलावा जो लोग मोदी जी के बचाव में उतरे या मोदी जी के समर्थन में उतरे, बचाव समर्थन दोनों आप कह सकते हैं, तो वो कंगना रनौत या गिरिराज सिंह इस तरीके के लोग थे। तो बड़ा नेता कोई भी, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जो कि सरकार में अब नंबर 2 के समझे जाते हैं, जब से एनडीए सरकार बनी है। बीजेपी जब तक मोदी सरकार थी तब तक अमित शाह नंबर 2 हुआ करते थे, लेकिन जब से एनडीए सरकार बनी है तब से राजनाथ सिंह नंबर 2 समझे जाते हैं। तो वो नंबर 2 जो है राजनाथ सिंह, उनका भी मैंने तो अभी तक कोई बयान नहीं देखा इस मसले पर, आया हो तो मैं कह नहीं सकता, मैंने नहीं देखा। गडकरी साहब का भी मैंने कोई नहीं देखा। तो आखिर बीजेपी के बड़े नेता मोदी जी के बचाव में क्यों नहीं उतर रहे, जबकि विपक्ष इतना हमलावर है। कल कांग्रेस की एक विस्तारित बैठक हुई है समीर जी, और वो विस्तारित बैठक में तमाम प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस के महासचिव रहे और राज्यों से कई अन्य नेता है, राष्ट्रीय बहुत सारे नेता थे, और उसमें कई मसलों पर चर्चा हुई है। और उसमें एक बड़ा मसला जो है ये अडानी वाला, उसमें उस पर चर्चा हुई है, और उसका एक कहा जाए कि एक आंदोलन का जो है वो
रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार की है जेपीसी की मांग को लेकर, तो वो जेपीसी की मांग को लेकर भी आंदोलन होगा और अडानी और मोदी के जो संबंध है इनको लेकर के भी और चीज़ें इसमें होंगी। हम लोगों ने कल उसको सुनवाया है न्यूज़ पॉइंट में, जयराम रमेश ने जो उसकी जानकारी दी है पूरी, उसको हम फिर भी सुनवा सकते हैं, थोड़ी देर में सुनवाएंगे उसको। तो लेकिन जो तैयारी हो रही है वो अब तैयारी ये मुझे लग रहा है कि इस मसले पर मतलब अडानी और मोदी के संबंध जो हैं इस पर अब सरकार को बचाव का कोई रास्ता विपक्ष देने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष एकजुट है इस मसले पर और इसको मुद्दा बनाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खामोशी है और एनडीए के सहयोगी भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी की जो आरएसएस है, जो बैकबोन है बीजेपी की, वो भी इस वाले मामले में अपने को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा है, क्योंकि किसी का इससे कोई सीधा फायदा नहीं है। इसमें अगर सीधा फायदा है या सीधा हित दिखाई पड़ रहा है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी का दिख रहा है। सुनते हैं कल की बैठक के बाद जो कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है उसमें क्या कहा, बैठक में क्या निकल करके आया, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है इस मामले में सरकार को घेरने की। जयराम रमेश बता रहे हैं, कांग्रेस नेता। 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो संविधान का जो मामला है और उस पर भी चर्चा हुई कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनके खिलाफ किस तरह से सरकार काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है और 22 अगस्त से एक बड़ा आंदोलन वो करने की भी तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है। अमलेंदु जी, क्या चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जिस तरह से संविधान को लेकर कि संविधान में सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रही है, बदलाव करना चाह रही है, उसे लेकर विपक्ष ने घेरा था, मुझे लग रहा है कि इस मामले में अभी भी वो इस सरकार को घेरना जारी रखेगी। संविधान की जहां तक बात है, इन तमाम मुद्दों पर तो सरकार घिरी ही है और अब ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन मुद्दों पर उसने चुनाव के पहले घेरा और उन मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये बता सके कि विपक्ष ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था, लेकिन अब विपक्ष भी उस चीज को ये बताना चाह रहा है लोगों को कि वो प्रोपेगेंडा नहीं था, वो अभियान पहले भी था और अभी भी जारी है। ये मुझे लग रहा है कि ये रणनीति भी विपक्ष की सरकार को घेरने की बन रही है। नहीं, बिल्कुल ये रणनीति बन रही है और विपक्ष संविधान के मसले को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि सिर्फ चुनाव में संविधान मसला नहीं था, चुनाव के बाद भी जब सांसदों ने सबने शपथ ली, इंडिया गठबंधन के सांसदों खास तौर से, तो वो संविधान की प्रति लेकर के ही सबने शपथ ली और उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष को था अपना वो आदेश जारी करना पड़ा कि कोई जो है वो कुछ लेके नहीं आएगा, कुछ भी लेके नहीं आएगा, किसी और की जिंदाबाद और उसके नारे लेंगे, यानी संविधान की जिंदाबाद के नारे से भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने लगी, ये समझ में आ गया समीर जी। और तो इसलिए संविधान एक निश्चित तौर पर मुद्दा है। और देखिए, हम पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि जो विपक्ष के आरोप हैं और विपक्ष ने जो मसले उठाए, तो उससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर विपक्ष के आरोप सही हैं
तो जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान पे खतरा है। यानी जो उसकी वैचारिकी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी तो कोई है नहीं, आरएसएस की वैचारिकी जो उसको ओन करती है, तो वो जब तक है तब तक इस संविधान पे खतरा है। चूंकि आरएसएस शुरू से भारत के संविधान के खिलाफ रहा। जब संविधान बन रहा था उस समय भी इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति जो है वो है, तो इस संविधान की आवश्यकता क्या है, ये तो पाश्चात्य उससे लिया गया है, इस तरीके की बातें सब की गई थी। तो जब तक है बीजेपी तब तक फिर संविधान को खतरा है। तो विपक्ष भी इस मसले को अब छोड़ना नहीं चाहता कि संविधान को बचा के रखना है, संविधान की से छेड़छाड़ नहीं करने देनी है। ये सारी बातें विपक्ष इसको लेकर चल रहा है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये भी है अमलेंदु जी कि जिस वजह से ये संविधान वाला मुद्दा एक बड़ा नैरेटिव बना और उसने विपक्ष सत्ता पक्ष का नुकसान भी किया चुनाव में, जिन नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे, ना तो तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ना ही अब की गई, तो इससे ये विपक्ष का जो ये नैरेटिव है और ज्यादा स्ट्रांग होता है और बीजेपी वहां कमजोर पड़ जाती है। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने बयान दिए थे जाहिर सी बात है कि वो बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के नहीं दिए गए होंगे। और इस तरह की बातें और भी लोगों ने की थी, ऐसा नहीं है कि जो कुछ ही लोगों ने ही बात की हो। और इसको तो ऐसे समझ सकते हैं, समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और इसलिए एजेंडा है, ये कोई ऐसा नहीं है सब कुछ लोगों ने बयान दे दिया। एजेंडा ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। यानी कि संविधान पे खतरा तब भी था जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, तब भी उसकी जो थी बैसाखियों की सरकार थी, तब तो बैसाखियाँ और ज़्यादा मजबूत थीं, उस समय भी उसने जो था वो बनाया था। तो आज जो बीजेपी के साथ लोग खड़े हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, कि क्या संविधान के मसले पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचार की है। खैर वो दूसरा मसला हो जाएगा उस पर संविधान को लेकर, लेकिन ये संविधान का मसला और अडानी से मोदी के संबंध, इनको लेकर कांग्रेस जो हमलावर है उसके लिए जो आंदोलन की घोषणा की जा रही है, तो यानी अब सिर्फ संसद के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और सोशल मीडिया पर ही बात नहीं होगी, अब सड़क पर भी अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर कांग्रेस उतरेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई है और बढ़ना तय है। और चूंकि बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब ये जो तीसरी सरकार है जिसका अभी अमलेंदु जी उल्लेख कर रहे थे, वो तीसरी एनडीए सरकार, ये वास्तव में एनडीए की पहली सरकार है, क्योंकि उसके पहले भी एनडीए था, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की कोई बहुत भूमिका नहीं थी सरकार में, भले वो शामिल थे, लेकिन ये सभी को पता है कि उनकी कितनी बात सुनी जाती थी, सुनी तो पार्टी के लोगों की भी नहीं जाती थी। वाकई ये आरोप जो लगते हैं तो ये निराधार आरोप नहीं है कि वहां पर केवल 2 या 3 लोग सारे फैसले लेते हैं, और वो भी सीधे तौर पर कहिए तो एक व्यक्ति फैसले लेता है। लेकिन अब की बार स्थिति अलग है, फैसले लेने की अभी भी कोशिश यही हो रही है कि जो पहले जो लोग ले रहे थे वही अभी लें, लेकिन अब चूंकि ना तो सहयोगी दलों के बिना आप आगे बढ़ सकते हैं कदम, और ना ही आप विपक्ष की जो आपत्तियां हैं उसको आप दरकिनार कर सकते हैं। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण संसद के भीतर दिखाई पड़ा जब वक्फ संशोधन अधिनियम को जेपीसी को भेजा गया। उसका ताज़ा उदाहरण अभी 2 दिन पहले दिखाई पड़ा जब ब्रॉडकास्ट बिल, जो प्रसारण विधेयक है, जिसको लाने की कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरह से लोगों की जो स्वतंत्र आवाज़ है, लोगों की जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, उस पर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब सरकार अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना तो नहीं चाह रही है, लेकिन उसको बदलाव लाना पड़ रहा है, ये उसकी विवशता है। वही स्थिति इस मामले में भी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर बातें हो रही हैं, कल का कांग्रेस पार्टी का जो एक लाइन का छोटा सा ट्वीट था वो बहुत बड़ी बात कह दिया उसमें। एक बार हम उस ट्वीट को फिर से दिखाएंगे जो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया था, एक्स हैंडल से। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़ा आरोप है। आज उसी पर जो जयराम रमेश का ये ट्वीट आया है कि केवल वही एक मामला नहीं है, ऐसे कितने सारे मामले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों का पता लगता है। उनमें बहुत सारे जो विदेशों में समझौते किए जा रहे हैं, उनके पीछे भी हित देखा जा रहा है कि किसका है, देश के बजाय हित देखा जा रहा है कि वो अडानी और अंबानी का हित है कि नहीं। ये एक लाइन का ट्वीट है जो कल का ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का कि मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि इन मसलों पर सरकार का साथ दे रहे जो सहयोगी दल हैं वो अपने को इससे नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि
अगर वो जोड़ते हैं तो इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका जो अपना मतदाता है, उनके अपने राज्यों में जो उसके वोटर हैं, वो भी ये सवाल पूछेंगे कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आप एक अल्पमत सरकार को समर्थन देने की एवज में आप अपनी पूरी विचारधारा से आप समझौता कर लें। और ऐसा हो भी नहीं रहा है। ये देखने में आया है, जो तेलुगु देशम पार्टी है, जिन मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा घेरा, पूरा अपना चुनावी एजेंडा बना लिया, उसी मुद्दे को, उसी बात को, यानी अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मुद्दे को तेलुगु देशम पार्टी ने जीतते ही, वो सरकार की सहयोगी है, लेकिन उसने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। और स्थिति यह है कि सरकार उस पर कुछ कह नहीं पा रही है। इसलिए नहीं कह पा, सरकार उसको समर्थन देने के लिए वहां बाध्य है। बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी को आंध्र प्रदेश में समर्थन दे रही है, वहां बाध्य है वो, और यहां समर्थन लेने के लिए बाध्य है। अभी ताजा तरीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा आई है कि वो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उससे 21 मदरसों का निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी का ये एजेंडा तो हो नहीं सकता, लेकिन इस एजेंडे को समर्थन देने की उनकी व्यवस्था है। वहां उनके दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वहां उन सरकार में वो सहयोगी हैं। अब जब नीतीश कुमार 21 मदरसे बनाएंगे तो इस पर फिर गिरिराज सिंह जैसे नेता क्या करेंगे अमलेंदु जी? हाँ देखिए, अब इस पे गिरिराज सिंह को झंडा बुलंद करेंगे मदरसों के खिलाफ, यही करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। नहीं, मांगना चाहिए। नीतीश कुमार का भी टिकट कटवा देंगे पाकिस्तान का। हाँ, ये फिर उनको करना चाहिए सब ना। कर बाकी लोगों का तो टिकट कटवाते रहते हैं। बाकी सबका टिकट कटवाते रहते हैं। उनके पास थोक में टिकट उन्होंने खरीदे होंगे पाकिस्तान के, वो सबको बांटते रहते हैं, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ। लेकिन लोग कहते हैं भाई भेजना ही तो पाकिस्तान क्यों भेजते हो यार, अमेरिका भेजो कम से कम। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के मजाक भी चलते रहते हैं। खैर वो सोशल मीडिया के मजाक हैं, अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो समीर जी ये मसले हैं, ये बहुत गंभीर है। और देखिए, ये मसले नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी शायद 2015 में ही मंगोलिया गए थे। जी। और शायद भारत का कोई प्रधानमंत्री लंबे समय के बाद, कई दशक के बाद कोई मंगोलिया गया था। और मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा थी उनकी, वहाँ वो बहुत सारे वायदे करके आए थे, बहुत सारी सहायता देने की बात करके आए थे। बाद में खबरें इस तरीके की आई कि शायद वहाँ से भी कुछ कोयले का मामला मंगोलिया से था, कि वो कोयला कुछ आयात वायात किया जाना है। अब विपक्ष ने उसको लेकर ये सवाल उठाए थे कि मंगोलिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वो मंगोलिया यात्रा का मकसद क्या था, वहाँ क्या क्या संधियां हुई। हाँ। और मंगोलिया को अगर कोई सहायता दी जानी है तो वो किस एवज में सहायता दी जानी है, वहाँ से क्या व्यापारिक रिश्ते होंगे, ये चीज़ें अभी तक खुलकर नहीं आई हैं। हालांकि मंगोलिया और भारत की तरफ से वहाँ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था 2015, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, अगर मेरी याददाश्त ठीक साथ दे रही है तो उसमें किया गया था। लेकिन उस पर भी उस समय चर्चा उठी थी। उस समय भी ये आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि क्या अडानी का कोई कारोबार मंगोलिया से कोयले का है, उसको लेकर के इतनी वहाँ सहायता मंगोलिया को देने की घोषणा की जा रही है। हालांकि बाद में ये भी आया कि चीन के साथ मंगोलिया के बहुत अच्छे संबंध हैं और चीन के बिल्कुल गोद में बैठा हुआ है मंगोलिया। तो अब ये क्या जियोपॉलिटिक्स है, या भारत की जो है, जो राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं कि हम तो, हमारे तो, उनका कहना है कि वो फोटो भी उन्होंने जो लहराया था संसद में, उसके बाद उनकी सदस्यता भी चली गई थी, तो वो कि प्रधानमंत्री किस तरीके से लेकर जाते हैं, किस जहाज से जाते हैं, वो सारे आरोप लगे थे। तो यानी अडानी से प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर कोई नया चीज़ नहीं हो रही है। पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन अब खुलकर इस पे बात हो रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेकर बिखराव है, एनडीए में इसको लेकर बिखराव है, एनडीए में बिखराव है। और दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी कि केवल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है ही, एकदम साथ में है इस मामले में। जो सहयोगी दल नहीं भी है बीजेपी के से, ना तो वो एनडीए में भी नहीं है, उनकी तरफ से भी इस मामले में जांच की, जेपीसी जांच की मांग की बातें हो रही हैं। और कल का एक बड़ा बयान आया था, एक ट्वीट किया था बीएसपी की नेता मायावती ने। उस ट्वीट को हम लोग एक बार फिर दिखाएंगे। उन्होंने भी कहा ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष बार बार सरकार को घेर रहा है, ये जेपीसी से जांच तो इसकी बहुत पहले करा लेनी चाहिए थी, जब पहली वाली रिपोर्ट आई थी। तो कुल मिलाकर इस मामले में ये देखते हैं, मायावती का कल का ट्वीट है बीएसपी नेता मायावती का, कि पहले अडानी ग्रुप और अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है, तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देशहित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अडानी और सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उबाल पर है।
वैसे ये मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो ये बेहतर होता। ये इस बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट है। यानी ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये जो आरोप लग रहे हैं कि मोदी और अडानी के संबंध, उनके बीच में जिस तरह से उनके व्यावसायिक हितों को पूरे देश की कीमत पर पहुंचाया, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, उन चीजों की जांच होनी चाहिए, उन रिश्तों की जांच होनी चाहिए और ये देश पूरा जानने का ये हक रखता है। तो उस मामले में न सिर्फ इंडिया गठबंधन हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, बल्कि इंडिया गठबंधन से जो अलग जो राजनीतिक दल हैं उनका हमला भी अब तेज होता दिखाई पड़ रहा है। जबकि पिछले कुछ समय से ऐसा कहा जाता रहा है कि बीएसपी बैकडोर से एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ही करती है, ऐसे आरोप लगे हैं बीएसपी पर। और तमाम लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ तब भी ये आरोप लगे। लेकिन इन सब के बावजूद इस मुद्दे पर बीएसपी एक तरह से इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रही है और जेपीसी की मांग को वो भी उसी तरह से मांग कर रही है जिस तरह से आम आदमी पार्टी मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस मामले में जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाया है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इसमें शामिल बता रही है, वो बहुत गंभीर बात है। और ये इसी वजह से इसकी जेपीसी से मांग जांच कराए जाने की मांग हो रही है। एक बार हम लोग संजय सिंह का भी वो बयान सुनेंगे, संजय सिंह की बात सुनेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व है, क्यों उनको ये भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, और क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की संलिप्तता साफ दिखाई दे रही है और जेपीसी से मांग इसकी क्यों कराई जानी चाहिए। तो संजय सिंह को अभी हम सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से अब सरकार को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि और जो दूसरे मुद्दे हैं, जो तमाम आर्थिक समझौते हुए हैं और जिस तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं और फायदा पहुंचाया गया है, पोर्ट्स दिए गए हैं, हवाई अड्डे दिए गए हैं, अब उन सारे मामलों में सरकार को पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पर हम बने रहेंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है जो अब सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है। अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो आज एक फैसला या आने वाला है, उस पर कुछ डिटेल हो तो आप बताएं। समीर जी, जो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वो उसकी जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक दूसरा केस भी उनका सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसको अवैध ठहराने का। तो जो अवैध ठहराने का है गिरफ्तारी का मामला, वो तो सुना जाएगा 20 अगस्त को। आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई होनी है उनकी जमानत याचिका पर सीबीआई के केस में। ईडी के केस में उनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है और ईडी की जबरदस्त तरीके से खिंचाई कर चुका है सुप्रीम कोर्ट उसमें, और बहुत उसमें महत्वपूर्ण उसने टिप्पणियां ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और यह कि उसमें ये भी टिप्पणियां थी कि अभी तक कोई इनको जांच में इन्होंने देरी की, लंबे समय तक इन्हें कुछ नहीं मिला, मामले को लटकाए रखा, इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां थी। तो आज जो है उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ वो अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई करेगी। अब देखना यह कि ये किस समय इस पर सुनवाई होती है। अभी सूचना आती है तो हम बताते हैं किस समय सुनवाई होती है, फिर बताएंगे भी। बिल्कुल, इस पर जो भी अपडेट होंगे हम देख रहे हैं कि न्यूज रूम के जो हमारे साथी हैं तमाम, ये लोग अभी थोड़ी देर पहले काफी गहमा गहमी थी, विचार विमर्श कर रहे थे, अब सारे एकदम गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इनके पास कुछ इस तरह की सूचनाएं हो या अरविंद केजरीवाल की सुनवाई से लेकर कोई अपडेट हो इस मामले में, तो हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं। अविनाश जी, अगर आपके पास कुछ अपडेट्स हो तो लेकर जरूर आइए हमारे पास। लेकिन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जो दूसरे तमाम आर्थिक पहलू हैं उनको लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ग्रुप के साथ संलिप्तता का आरोप लग रहा है विपक्ष की ओर से, उस मामले में विपक्ष
के घेरे में पूरी तरह से सरकार आ चुकी है और अब सरकार के सामने ये बड़ी विकट स्थिति है कि वो इसका बचाव कैसे करे। पार्टी के भीतर इस चीज को लेकर उथल पुथल मची है कि आखिर इस चीज का वो कैसे बचाव करे, किस तरह से बचाव करे, क्योंकि बचाव के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क इतने मजबूत नहीं है कि जो आरोप लगे हुए हैं वो उन आरोपों का बचाव कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार घिरी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी घिरे हुए हैं और एक तरह से वो अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में एक अलग थलग से दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम इस मामले में तो जरूर वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अलग थलग है, गठबंधन में भी अलग थलग है और पार्टी के अंदर भी अलग थलग नजर आ रहे हैं। अब पार्टी भी उस तरीके से बचाव में नहीं आ रही है। मतलब जो प्रवक्ता है, चूंकि मोदी जी की नियुक्त की हुई तो प्रवक्ता तो बोलेंगे और राहुल गांधी भी हमले बोलने के लिए कंगना रनौत उतरेंगी, रविशंकर प्रसाद उतरेंगे, गिरिराज सिंह उतरेंगे, वो सब उतरेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी नरेंद्र मोदी को इस मसले पर समर्थन मिलता हुआ नहीं मिल रहा है। तो ये एक गंभीर चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने पेश आ रही है इस मामले में। अब अगर ये मामला बढ़ता है समीर जी, और लगता है कि अब ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जो कांग्रेस भी कर रही थी तो वो राहुल गांधी बयान दे देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, ट्विटर पे लिख देते थे, अपने भाषणों में बात कर देते थे, सदन में उठा देते, लेकिन सड़कों पर इसको लेकर के कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ था। अब जो तैयारी हो रही है वो सड़कों पे आंदोलन की हो रही है। और समीर जी, जब आंदोलन सड़कों पे खड़ा होता है तो फिर सत्ता हिला करती है और फिर ये गंभीर मसला है, क्योंकि इसको लेकर विदेशों में भी रिपोर्टिंग हो रही है कि किस तरीके से पूरी की पूरी सरकार अडानी के बचाव में खड़ी हुई है। ये विदेशी अखबार इसको लिख रहे हैं, यानी भारत की छवि इस मामले में विदेशों में भी धूमिल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए तो बीजेपी के नेता खासतौर से रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इससे पूरे दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन एक तरह से जो पिछले 10 साल में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध है, देश का विरोध है, मुझे लग रहा है कि अब उस मामले में सरकार का समर्थन करने के लिए न तो सहयोगी दल अब सामने आ रहे हैं और न ही पार्टी में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। जी, सहयोगी दल तो बिल्कुल ही साथ में नहीं है, कोई भी साथ में नहीं है। किसी का भी अभी तक हमको बयान देखने को नहीं मिला। और जो पार्टी के अंदर से, और पार्टी के अंदर से भी समर्थन उस तरीके से प्रधानमंत्री को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले मिला करता था तमाम मसलों पर। यानी प्रधानमंत्री कुछ बोलते थे तो पूरी पार्टी जो एक ही अब तक तो सारे लोगों को डीपी बदलने का आदेश मिल चुका होता। हाँ, डीपी बदलने का मैं भी ईरानी लिखने का आदेश मिल गया होता, या मैं भी माधवी बुश है क्या, मैं भी माधवी बुश लिखने का आदेश मिल गया होता। तो लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी अपनी डीपी नहीं बदली कि मैं भी अडानी, मैं भी माधवी बुश, किसी ने अभी तक नहीं लिखा है। तो ये जो है, अब ये अगर अभियान नहीं चल रहा है और किसी को आदेश नहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी पार्टी के अंदर भी कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। और ये परिस्थितियां समीर जी आगे बढ़ेंगी, और इसलिए बढ़ेंगी कि जब जनता में आंदोलन होगा और जनता सड़कों पर उतरेगी तो फिर पार्टी की पूरी पार्टी दबाव में आएगी। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की खुद की चिंता तो हो सकती है कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन पूरी पार्टी के तौर पे पार्टी की चिंता ये नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी बने रहें। पार्टी की चिंता ये है कि पार्टी किस तरीके से सत्ता में बनी रहे और किस तरीके से राजनीति में प्रासंगिक बनी रहे। तो पार्टी की अपनी चिंता अलग है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से पार्टी पर कब्जा किया हुआ है। नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी इस समय हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो अभी चाहते हैं कि पार्टी बची रहे, जिंदा रहे, नरेंद्र मोदी पार्टी को पूरी तरीके से आत्मसात ना कर ले, उसको अपने आप में ना समेटने, तो उनको जो बचाना चाहते हैं पार्टी को, तो वो लोग भी अब इस पे विचार कर रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल, और ये सही बात है कि सरकार के भीतर से भी जो पार्टी के तमाम नेता जिस तरह से पहले किसी मुद्दों पर समर्थन करते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि समर्थन करने को विवश हो जाते थे, अब वो स्थिति पार्टी के भीतर भी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी 303 से जो 240 पर आने का एक नतीजा है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव सामने दिखाई पड़ रहा है। अब पार्टी में भी, पार्टी पर भी और सरकार पर भी उस तरह की पकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है अपने करीबियों को, जो पिछली बार उन्होंने जो मंत्रालय दे रखे थे वही इस बार भी देने की कोशिश की, दिया ही। लेकिन इन सब के बावजूद ये दिखाया तो उन्होंने, और बार बार ये बयान उनके आते रहे हैं कि वो तीसरी बार बने हैं, यानी वो दिखाना चाहते हैं कि कितने मजबूत स्थिति में इस बार भी है। लेकिन वास्तव में वो उनकी मजबूत स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। चाहे संसद के भीतर हो, चाहे बजट आया हो, चाहे वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद
जेपीसी को सौंपना पड़ा हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल को लाने से पहले ही उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा हो, ये सारे मसले ये दिखा रहे हैं। और चाहे अपने सहयोगी दलों को अपनी विचारधारा के विपरीत जाते हुए देखकर भी उनको बोलने की हिम्मत ना पड़ रही हो, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ अपने सहयोगी दलों पर भी अब उस तरह से नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, ना ही अपने उसके बीच है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस तरह से ये हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में पूरा एक तरह से तमाम बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया, तुरंत पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सारी चीजें हुई। लेकिन इस बार बचाव में उस तरह से कोई बड़े नेता आते हुए अब तक नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्ट आए मुझे लग रहा है 4-5 दिन तो हो ही गए हैं। जी, 4-5 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई भी इसके समर्थन में दिखाई नहीं पड़ा उस तरीके से। और संसद सत्र जो पहले स्थगित किया गया उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठे। और गौरव गोगोई जो कांग्रेस के उपनेता हैं लोकसभा में, उन्होंने सोमवार को ही ट्वीट किया कि आज तक संसद चलनी थी और आज वित्त मंत्रालय का जवाब देने का बारी थी और मेरा ही प्रश्न जो था वो सबसे पहले नंबर पर तारांकित प्रश्न था, यानी कि तारांकित प्रश्न वित्त मंत्री को खड़े होकर उसका जवाब देना पड़ता। तो इसीलिए इसको कर दिया गया ताकि इस मसले पर संसद के अंदर चर्चा नहीं होने पाए। और समीर जी, ये समझा जा सकता है कि संसद के अंदर अगर चर्चा होती इसको अडानी के मसले को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनका रुख जो था वो देखने लायक होता, उनके ऊपर एक भारी दबाव होता। चूंकि वक्फ बिल पर जिस तरीके से चर्चा हुई और उस समय सदन के अंदर खड़े होकर तो जेडीयू और टीडीपी ने एक तरीके से समर्थन कर दिया, लेकिन जब समझ में आया कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका नुकसान राज्यों में जाकर के होगा, जमीन ही हिला देगा, हमारी जमीन हिला देगा, तो जाकर के वहां फिर जो था उनको बैक होना पड़ा। और फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको हम स्टैंड उसमें भेजते हैं, जेपीसी में भेजते हैं। तो जेपीसी में कोई स्वेच्छा से नहीं भेज दिया था सरकार ने, ये समझ में आ गया तब तक कि जो राज्यों का नेतृत्व था वो खड़खड़ा गया होगा कि ये बिल जो पेश आया है, चूंकि बिल तो पहले तो सबको दिया नहीं गया था, बाद में जो तो बिल पेश करने से पहले उसकी प्रति दी गई लोगों को कि भाई आप पढ़ लीजिए। तो बिल जब पहुंचा होगा राज्यों के नेतृत्व के पास, तो उनको समझ में आया होगा कि ये तो जमीन खींचने वाला बिल है। उसके बाद फिर वो सक्रिय हुए जनता दल ये देखिए अमलेंद्र जी कि जब ये बिल लाया गया तो सरकार अपने उसी कॉन्फिडेंस में थी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका वही था जो पिछले 2 कार्यकाल के दौरान रहा। यानी वो विधेयक जिसको लोकसभा में पेश किया जा रहा है उसकी कैबिनेट तक में चर्चा नहीं हो रही है, किसी को उसकी कॉपी नहीं दी जा रही है, और फिर सहयोगी दलों के नेता जो है वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं है। और बिल, लेकिन फिर यह है कि सर दबाव रहा कि बिल की कॉपी दी गई, उसके बाद उसको पेश किया गया। लेकिन ये सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि जैसे ही ये पता लगा कि सरकार के सहयोगी दल भी इस मामले में उसका समर्थन नहीं करने वाले हैं और ये बिल गिर सकता है, लोकसभा में पास नहीं हो सकता है, ये स्थिति भी आ सकती है। बिल पास नहीं होने का मतलब यह है कि सरकार एक झटके में फिर चली जाएगी। तुरंत उसको जेपीसी को दे दिया गया, बैकफुट पे सरकार चली आई। जेपीसी को देने का मतलब यह है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब उस जेपीसी गठित कर दी गई है और जगदम्बिका पाल उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब वो जांच करेगी और उसमें देखेगी कि उसकी मेरिट क्या है और उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, जो भी है। लेकिन अब जेपीसी को दिए जाने का मतलब ये है कि वो उस मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें सीधे तौर पर अब दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर, गठबंधन के भीतर और जो वैचारिक संगठन है उन सब का अब उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस तरह से पहले मिला करता था। या ये कहा जाए कि जब उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था उसके बाद से लेकर अब तक बहुत बदलाव हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम करने का तरीका है, कार्यशैली उनकी है। अब ऐसे मामले हैं कि अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं और उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। संजय सिंह को एक बार सुनेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता, कैसे वो इस मामले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि तथ्य छुपाए गए।
सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से, सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है, सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल है। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार घिरी हुई है और अभी की ब्रेकिंग खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। 23 अगस्त को उनकी जमानत पर फिर सुनवाई होगी। अमलेंद्र जी के इस पर और क्या डिटेल है और क्या जानकारी है इस पर? समीर जी ये है कि अगली सुनवाई जो है इसमें अब होगी 23 अगस्त को, और जस्टिस सूर्यकांत ने जो है इशू नोटिस कर दिए हैं इसमें उसको सीबीआई को। सिंघवी ने जो था वो कहा था कि हमने इंटरिम बेल के लिए भी डाला हुआ है, हेल्थ इश्यूज हैं उसको लेकर के भी हमने इसमें कहा हुआ है। तो सिंघवी ने कहा कि इसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट है वो इसमें देनी चाहिए। उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उसको 23 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। 23 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी और तब तक उसको ईडी को अपना इसमें जवाब दाखिल करना होगा। जाहिर सी बात है कि ईडी का नोटिस तो जाना ही था, चूंकि वो ईडी का सीबीआई को, चूंकि सीबीआई का पक्ष भी जो है उसमें आना चाहिए। सिंघवी ने यह कहा कि जो सेकेंड बेल ऑर्डर था 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का, उसमें रेगुलर बेल में दी गई थी ईडी की तरफ से, और जो कि हाई कोर्ट ने उसकी ओरल मॉनिटरिंग करते हुए रोक दिया था, जो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। और सीबीआई ने मुझको 1 साल पहले जो था वो इन्वेस्टिगेट किया था, उसके बाद फिर गिरफ्तार किया। मतलब थोड़ा सा उन्होंने कुल मिलाकर के अभी 23 अगस्त तक अभी अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा और इस पर अगली सुनवाई जो होगी वो 23 अगस्त को होगी। अंतरिम जमानत उन्हें नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। और यहाँ भी सिंघवी ने वही दलील दी जो उन्होंने हाईकोर्ट में दी थी कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, और ये गंभीर मसला इंश्योरेंस अरेस्ट का बन रहा है समीर जी, चूंकि उन्होंने वहाँ ये स्थापित करने की कोशिश की थी कि सीबीआई ने गिरफ्तार इसीलिए किया चूंकि मुझको जमानत मिल चुकी थी सुप्रीम वहाँ से राउज रेवेन्यू कोर्ट से, और हाई कोर्ट के खिलाफ वो चले गए थे चूंकि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल मिल जाएगी और मतलब इसके वो खारिज हो जाएगा, इसलिए जो है इन्होंने मुझको गिरफ्तार किया ताकि इंश्योरेंस बना रहे कि ये व्यक्ति जेल मतलब गिरफ्तार ही रहे, जेल में ही रहे, बाहर ना निकल पाए, और इस सरकार को आश्वस्त करने के लिए की गई गिरफ्तारी। यही उन्होंने जो है यहाँ दलील दी। उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट जो है इंश्योरेंस अरेस्ट करा सकती है कि मुझको अप्रैल 2023 में इंटरोगेट किया गया था और मार्च 2024 तक जब ईडी मुझे गिरफ्तार करती है तब तक कोई इंटरोगेशन नहीं होता है, सीबीआई भी मुझसे कोई इंटरोगेशन नहीं करती है और अचानक जाकर के मुझको गिरफ्तार कर लेती है, ये सिंघवी ने कहा। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने डेट लगा दी है 23 अगस्त की। तो अभी कोई इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नहीं है और 20 अगस्त को सुनवाई जो है वो
अवैध गिरफ्तारी पे है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी अवैध की है, इस पे उनकी चैलेंज किया गया है। तो हो सकता है कि 20 अगस्त को अगर उस पर कोई आदेश आ जाता है तो फिर जमानत याचिका पर सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़े, अगर वो गिरफ्तारी अवैध ठहरा दी जाती है। समीर जी, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है वो वैध है या अवैध है, इसका फैसला 20 अगस्त को आएगा, इस पर भी सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर अभी की खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 23 अगस्त तक अभी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे और 23 अगस्त को दोबारा इस मामले में सीबीआई को भी सुनने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि उनको जमानत दी जाए या ना दी जाए। तो अभी कुल मिलाकर यह है मामला कि अब जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो कम से कम अभी 23 तारीख तक उनको जेल में रहना ही पड़ेगा। और इस मामले में जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है उसमें कई लोगों की, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले दिनों 17 महीने की जेल काटने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उनको रिहा किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की थी। पिछले दिनों जब ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था और उस पर अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की थी ईडी के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ। अब यह देखना है कि जो अब 23 अगस्त को सुनवाई होती है, अंतरिम जमानत तो अभी नहीं दी, चूंकि सीबीआई का भी पक्ष सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसकी तल्ख टिप्पणियों को देखकर यह लग रहा है जो विपक्ष के आरोप होते हैं कि विरोधी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर ऐसे मामलों में फंसाने की, उनको गिरफ्तार करने की और लंबे समय तक जेल में डाले रहने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है, उन आरोपों को काफी एक मजबूती मिल रही है। अमलेंदु जी, जी बिल्कुल, काफ़ी मजबूती मिल रही है। और देखिए, विपक्ष इस मसले पर भी एकजुट नजर आ रहा है। यहाँ दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर पूरे इंडिया गठबंधन का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम बड़े नेता उसमें पहुंचे जाकर के, और हेमंत सोरेन के मसले पे भी सब एक साथ दिखाई दिए। और पूरे चुनाव में विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया कि हमारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, कांग्रेस के जो अकाउंट्स थे उनको सील किया गया ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, इस तरीके के आरोप लगे। और ये देखने में आया समीर जी कि इस तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से फायदा नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। 240 पर आप तब भी रह गए, बैकफायर कर गया, ये तो बैकफायर कर गया। और ये समझा जा सकता है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर होते, इंडिया गठबंधन उसी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ता, प्रशासनिक मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होती, मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता, तो ये 240-140 पे ही होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कि हम लोग चुनाव के दौरान समीक्षा कर रहे थे, तो मैं तो खासतौर से बात को कह रहा था कि 140 की स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी की, बाकी अब किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो होगा। तो अब वो विपक्ष ने भी फिर बाद में ये कहा कि 140 की स्थिति, आज भी विपक्ष ये कह रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ जैसे एडीआर की है और वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी की है कि 79 सीटों पर हेराफेरी की गई है, उनके आरोप उन संस्थाओं के, उन्होंने जो डाटा पेश किए हैं। भाई 5 करोड़ वोट एकदम से कैसे बढ़ गए? 10 दिन में आपने बता दी कि 5 करोड़ वोट बढ़ गए, तो 5 करोड़ वोट बढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप डाटा इशू नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ये सवाल है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दे दी है कि नहीं, वो तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, समय लग जाता है, इस तरह के सफाई आ चुकी है चुनाव आयोग से। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो तो सामने आ ही चुके। तो ये अरविंद केजरीवाल का मामला भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीतिक मामला है। चूंकि अभी तक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया, अरविंद केजरीवाल को दी, उन्होंने केस खत्म किया ईडी वाला, उसको आगे के लिए भेज दिया जांच करने के लिए, और जो जमानत दी है उनको, उसमें ये टिप्पणी है कि अभी तक सीबीआई जो है, वो ईडी जो है, इस लंबे की समय तक इसने इसकी जाँच की, और कब आप गिरफ्तार करते हैं और कब आप खुला छोड़ देते हैं, मतलब आप इसको आगे नहीं बढ़ाते, ये भी उन्होंने कहा। और मनीष सिसोदिया के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जमानत के मामले में कि भाई इसमें देरी की गई है, तो देरी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है मनीष सिसोदिया। आप जो है चले आते, जो सजा तो उन्होंने वैसे ही काट ली, 17 महीने आपने जेल में रखा और ट्रायल भी नहीं शुरू किया। ट्रायल भी शुरू नहीं किया। तो और 493 गवाहों के उसमें नाम है, तो जब तक इन गवाहों के बयान नहीं होंगे तब तक आप जो मतलब जेल में डाल रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये नहीं लगता कि भविष्य में, अभी नज़दीक में
ये इस पे ट्रायल शुरू हो पाएगा। तो ये इस तरीके से ये निश्चित तौर पे विपक्ष के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये मामला है। बिल्कुल, और पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और पॉलिटिक्स जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अगर विपक्ष का ये दावा सही है कि जानबूझकर ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसियां हैं उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है। कल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान था अमलेंदु जी सुप्रिया सुले का, जो एनसीपी की नेता हैं। उन्होंने कहा था, मैं जब भी मैंने सवाल किया पार्लियामेंट में, सरकार के खिलाफ कुछ बोला, मेरे पति के खिलाफ इनकम टैक्स का नोटिस चला जाता है। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि विपक्ष के जो आरोप हैं उन आरोपों में दम है, काफी हद तक उनमें सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उन्होंने जब संसद में बोला तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की कोशिश की गई और इसकी जानकारी उनको ईडी के स्रोतों से ही मिली, ईडी के लोगों ने बताया। तो ऐसी चीजें, और ये लगातार दिख भी रहा है कि ये चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल हो, या दिल्ली शराब घोटाले में और भी जिन नेताओं को जेल में डाला गया, उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं शुरू कर पाई जो कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज को लेकर इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये जो ये दावा है, उसका आरोप है कि इन एजेंसियों पर सरकार का दबाव है और उनके सरकार के दबाव पर ये काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता नजर आ रहा है। लेकिन अब ये भी मुद्दे हैं, उसके अलावा जो ताजा तरीन मुद्दा है हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट, और उसके पहले के जो तमाम मामले जिन पर सरकार को अब तक घेरते आ रहा है विपक्ष, उस पर अब वो एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। जयराम रमेश ने एक और ट्वीट किया है। एक तो उन्होंने किया कि किस तरह से अडानी, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच संबंधों का जो पूरा हवाला दिया। एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह से अडानी के लिए, अंबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार शुरू से लेकर अब तक काम कर रही है और किसी तरह, चाहे जितने आरोप लगे, किसी भी तरह से जांच कराने को तैयार नहीं हो रही है। अमलेंदु जी, और वो कह रहे हैं कि मोदी है तो अडानी के लिए सब कुछ मुमकिन है, इसीलिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की जांच जरूरी है। और ये अडानी के जो पोर्ट्स हैं, जो निजी बंदरगाह हैं, उनको लेकर के ये जयराम रमेश ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ समीर जी, तो बेहतर रहेगा, चूंकि लोगों की समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस आरोप क्या लगा रही है अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर। लिख रहे हैं जयराम रमेश की, गुजरात सरकार निजी बंदरगाहों को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर BOOT के आधार पर 30 साल की रियायत अवधि प्रदान करती है, जिसके बाद स्वामित्व गुजरात सरकार को हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि जो बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर होता है वो 30 साल के लिए अभी तक होता है, तो 30 साल के बाद वो गुजरात सरकार को ट्रांसफर हो जाता है। 30 साल तक जो कंपनी उसको बना रही है उसके पास उसका रहता है। तो अभी तक अडानी के पास 30 साल के लिए था। आगे वो लिखते हैं कि इस मॉडल के आधार पर अडानी पोर्ट्स का वर्तमान में मुंद्रा, हजीरा और दाहेज बंदरगाहों पर नियंत्रण है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अडानी पोर्ट्स ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB से इस रियायत की अवधि को और 45 साल बढ़ाकर कुल 75 साल करने का अनुरोध किया। यानी जो अभी तक उसके पास था 30 साल का, उसको और 45 साल बढ़ा के, यानी कुल 75 साल के लिए अडानी को इस पे मिल जाए, ये उन्होंने अनुरोध किया। यह 50 साल की अधिकतम स्वीकार्य अवधि से बहुत अधिक था, लेकिन GMB ने गुजरात सरकार से ऐसा करने का अनुरोध करने में जल्दबाजी की। यानी जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है उसके पास जो अधिकार है वो 50 वर्ष तक का अधिकतम देने का है, लेकिन उसने बिना उसको देखे हुए गुजरात सरकार को इसकी सिफारिश कर दी कि इसको कर दिया जाए। GMB इतनी जल्दी में था कि उसने अपने बोर्ड से मंजूरी लिए बिना ऐसा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फाइल वापस आ गई। यानी GMB ने, जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड था, उसने अपने बोर्ड में इसको पास नहीं कराया और सरकार को भेज दिया। चूंकि वो बोर्ड में पास नहीं हुआ तो इसलिए वो मजबूरी में फाइल वापस भेजनी पड़ी गुजरात सरकार को। अगर बोर्ड उसको कर देता तो ये गुजरात सरकार की तरफ से पास हो जाता, ये उनका कहना है। GMB बोर्ड ने सिफारिश की कि गुजरात सरकार 30 साल की रियायत के पारित होने के बाद अन्य संभावित ऑपरेटरों और कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करके या अडानी के साथ वित्तीय शर्तों पर फिर से बातचीत करके अपने राजस्व हितों की प्रतीक्षा करे। जयराम रमेश
आगे रखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धा की इस भावना को क्रोधित टेम्पू वाले ने जीएमबी बोर्ड के निर्णय में परिवर्तन के लिए बाध्य किया। बिना नई बोलियां आमंत्रित करे हुए या शर्तों पर बातचीत किए हुए, जिसे अडानी की रियायत अवधि के विस्तार की सिफारिश करने के लिए संशोधित किया गया था। बेशक मुख्यमंत्री और अन्य सभी ने सुनिश्चित करने के लिए जल्दबाजी की कि यह प्रस्ताव पारित हो जाए और सभी हितधारकों से आवश्यक मंजूरी मिल जाए। जी बिल्कुल, और इसको बता रहे हैं कि ये दिन दहाड़े लूट है। दिन दहाड़े लूट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके दो गंभीर परिणाम होंगे। वो लिख रहे हैं कि इस दिन दहाड़े लूट के कम से कम दो गंभीर परिणाम हैं। पहला है कि अडानी पोर्ट्स गुजरात के बंदरगाह क्षेत्र पर एकाधिकार हासिल कर लेगा, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचेगा और आम आदमी के लिए कीमतें बढ़ेंगी। अडानी पोर्ट्स का मूल्यांकन बढ़ेगा और उधार लेने की लागत कम होगी। यानी इसका फायदा अडानी को ये होगा कि वो सारे बंदरगाहों पे उसका कब्जा हो जाएगा और एकाधिकार उसका हो जाएगा, कोई दूसरा उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि पुनर्वार्ता या प्रतिस्पर्धी बोली के लिए प्रक्रिया को खोलने में विफल रहने से गुजरात सरकार को राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। यानी गुजरात सरकार को करोड़ों का नुकसान ये होगा कि जब कोई बोली लगेगी ही नहीं, कोई प्रतिस्पर्धी होगा ही नहीं, तो आप किस तरीके से अपना राजस्व बढ़ाएंगे। तो अडानी जो आपको पैसा देगा वही आपको रखना पड़ेगा। अडानी क्या कमाएगा वो कमाएगा, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। यानी सरकार के हाथ में घंटा आएगा एक तरीके से। तो अब जो कह रहे हैं, उसके बाद जो अपनी ट्वीट को खत्म करते हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं कि मोदी है तो अडानी के लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की जांच जरूरी है। ये जयराम रमेश का अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है और इसमें इन्होंने बंदरगाहों को लेकर अडानी सरकार जो कर रही है और किस तरीके से गुजरात सरकार कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनके संबंध बात उन्होंने बताई है कि किस तरह से यही बात जो अभी इसके पहले वाले ट्वीट में जयराम रमेश ने कहा था कि अडानी और मोदी के जो संबंध है वो किस तरह से पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। उसी का एक एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने इस उदाहरण के जरिए पूरा ये बताया है, ये आरोप लगाया है। और ऐसे कई आरोप हैं जो सरकार पर पहले से लगते रहे हैं कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम नियम बदल दिए गए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस ये प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धा उसके लिए, उसकी जांच के लिए, उसको देखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। लेकिन उन सब के होने के बावजूद किस तरह से उसमें कोई कंपटीटर ना आने पाए, दूसरा कोई प्लेयर ना आने पाए, सारे नियमों में ढील देकर वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अडानी ग्रुप को पोर्ट दे दिया गया, एयरपोर्ट दे दिया गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। रेलवे को देने की भी बात की जा रही है। रेलवे में तमाम रेलवे स्टेशनों का एक सुंदरीकरण हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि यह सब सुंदरीकरण हो ही इसीलिए रहा है कि धीरे धीरे इसको सारी चीज़ें जो है वो अडानी को दे दी जाए। कई स्टेशनों को दिया भी जा चुका है। तो ये आरोप इतने हल्के नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी भले ही इनका बचाव कर रही है, यद्यपि अब बहुत बड़े नेता उस तरह से बचाव करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप सरकार पर है विपक्ष की ओर से, वो इन सारे उदाहरणों से एक तरह से पुख्ता होता दिखाई पड़ रहा है। और जो जेपीसी की मांग की जा रही है कि संयुक्त संसदीय समिति से इस सारे मामलों की जांच कराई जाए, शायद सरकार इसीलिए नहीं कराना चाहती है कि जेपीसी बनेगी तो उसमें किसी को भी सम्मन किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, चीज़ों पर चर्चा होगी और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, बाहर आएंगी। जी बिल्कुल, और जेपीसी बन जाएगी तो तमाम आयाम खुलेंगे जांच के और जांच की दिशा भी जो है बड़ी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, तमाम और घपले घोटाले उस पर खुल सकते हैं। तो शायद सरकार को खतरा यही हो सकता है समीर जी, बाकी और तो कोई मामला दिखाई नहीं पड़ता है। बहुमत तो सरकार का जेपीसी में तब भी रहेगा जब जेपीसी बनेगी, लेकिन उससे ये खतरा हो सकता है कि इससे और मामले खुल सकते हैं और फिर देश के अंदर एक बवाल हो सकता है कि ये सरकार किस तरीके से अडानी के समर्थन में खड़ी हुई है या किस तरीके से देश के अंदर आर्थिक अपराध हो रहे हैं और सरकार उन पर मौन है। तो इसको लेकर विपक्ष भड़क सकता है, जनता इस पर भड़क सकती है। तो इसी वजह से शायद जेपीसी की अनुमति नहीं दी जा रही। सरकार जेपीसी गठित करना नहीं चाहती है, जेपीसी से बचना चाहती है। और वरना जेपीसी में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सरकार दूध की धुली है, मोदी जी दूध के धुले हुए हैं, अडानी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो भाई जांच करा लो, जेपीसी से करा लो, किसी से करा लो, एफबीआई से करा लो, किसी से करा लो, इंटरपोल से करा लो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो किसी से भी जांच करा लो।
ये है। लेकिन चूंकि गड़बड़ है, सही है, अभी तक तो सरकार बचती रही है, मना करती रही है, मना क्या अनसुना करती रही है, अगर ये कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। मना करने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की कोई मांग उसने सुनी नहीं। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, जैसा अभी पहले हम लोगों ने चर्चा की, बताया कि जिस तरह की सरकार की अभी स्थिति है, अल्पमत की सरकार है, उसे इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और उसको लगातार ध्यान देना पड़ रहा है। कई सारे ऐसे फैसले सरकार को अपने वापस लेने पड़े जिनको लेकर बहुत वो एग्रेसिव थी, लाना चाह रही थी। ब्रॉडकास्ट बिल जिसके जरिए वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तमाम जो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो एक नकेल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर भी उसको बैकफुट पर आना पड़ा। तो अब वो स्थिति नहीं है। और जिस तरह से अब सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की रणनीति बना रहा है एकजुटता के साथ, वो सरकार के लिए बहुत एक परेशानी वाला सबब होगा। इस तरह से अब वो इग्नोर नहीं कर पाएगी जेपीसी की मांग को लेकर, जैसे अब कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी हैं। इन स्थितियों में इतने बड़े आरोपों को देखते हुए सरकार उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर पाएगी और विपक्ष लगातार उसको घेरने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे तमाम उदाहरण वो सामने लाता रहेगा जिससे सरकार घिरी नजर आएगी। आप इन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कि सरकार को इस मामले में सहयोगी दलों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है, और सहयोगी दलों को तो छोड़िए, अपनी पार्टी का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ विपक्ष हमलावर और दूसरी तरफ घिरे हुए सिर्फ पूरी सरकार नहीं, केवल प्रधानमंत्री मोदी, और उनको भी बचाव करने के लिए न तो पार्टी के भीतर उस तरह से समर्थन और न ही सहयोगी दलों का समर्थन। ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां तक ले जाएगी अमलेंदु जी? अब देखिए समीर जी, ये स्थिति तो गंभीर है प्रधानमंत्री के लिए। क्या इसको ये समझा जाए कि जो बार बार विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि सरकार ये चलने वाली नहीं जाने वाली है, वहां भी ले जा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल ले जा सकती है, और ये मसला बन सकता है सरकार के गिरने का भी। चूंकि जब जो इनके सहयोगी दल हैं उनसे सवाल किया जाएगा कि आप बताइए कि अडानी का जो कथित भ्रष्टाचार है, इस पर आप कहाँ खड़े हुए हैं, तो समझिए कोई भी भ्रष्टाचार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि लाभार्थी तो कोई और है नहीं, लाभार्थी कोई और नहीं, लाभार्थी तो मोदी जी है या भारतीय जनता पार्टी है। और अगर ये लाभार्थी नहीं तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? विपक्ष यही कह रहा है कि अगर आप लाभार्थी नहीं हैं और गंगाधारी शक्तिमान है और शक्तिमानी गंगाधार अगर नहीं है तो जांच में फिर दिक्कत क्या है? तो जांच करा लीजिए, आप जेपीसी से जांच करा लीजिए। जैसा मैंने पहले कहा कि भाई अगर सब पाक साफ है मामला और कोई गड़बड़ झाला नहीं है तो जेपीसी से जांच करा लो, चाहे इंटरपोल से करा लो, किसी से भी करा लो, जांच में सब इस पर साफ सुथरा निकलेगा। तो अभी तक जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती थी कि साहब की अरविंद केजरीवाल के लिए कि जांच से क्यों बच रहे हैं, जांच से क्यों कर रहे हैं, जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई आपके भी तो यही था, आप जांच से क्यों बच रहे हैं? तो ये जांच से आप बचना क्यों चाहते हो? तो जेपीसी करा क्यों नहीं लेते? तो विपक्ष लगातार यही बात कर रहा है। तो आज भी जो जो आरोप लगे हैं कांग्रेस की तरफ से, बड़े ट्वीट हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उन्होंने उसके लिए दिए हैं। उसका तो 12 अगस्त का तो जो सरकार का ऑर्डर है पावर मंत्रालय, उसका ऊर्जा मंत्रालय का, उसका उन्होंने बाकायदा मेमोरेंडम जारी किया है कि वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें छूट दी जा रही है अडानी को। और इधर ये बंदरगाहों का मामला सामने आ गया। तो दो बड़े मामले ये नए जुड़ गए हैं समीर जी। तो अब लगता है कि शायद कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ अब आ रही है कि अडानी के साथ नरेंद्र मोदी के क्या क्या रिश्ते हैं, या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरीके से अडानी को समर्थन कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस बार बार यही आरोप लगा रही है कि मोदी है तो अडानी के लिए कुछ भी मुमकिन है। हाँ, जो ट्वीट किया उन्होंने वो भी कल ये था कि अपने दोस्त के लिए देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं मोदी। तो ये गंभीर आरोप कांग्रेस के हैं, और जब इसके इन आरोपों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एक आंदोलन जनता के बीच भी खड़ा होगा। लोग सवाल पूछेंगे कि भाई फ़ायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, फ़ायदा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और भुगतान करना पड़ रहा है जनता को। हाँ, एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, भारत को 2047 तक विकसित देश बना दिया जाएगा, और उस विकसित देश में हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं और गर्व के साथ कह रहे हैं, उसका क्रेडिट लेते हुए कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम हर महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं। यानी एक तरफ जो एक कह लीजिए कि विभाजन रेखा है कि, और इसमें दो वर्ग जो बने हुए हैं कि एक वर्ग को तो आप सारा कुछ दे रहे हैं और दूसरे वर्ग में 80 करोड़ लोगों को आपने रख दिया जिसको आप 5 किलो राशन देकर उसका
ढिंढोरा पीट रहे हैं और चुनाव में उसके आधार पर आप वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष का यही आरोप है कि यहां पर गरीबी और अमीरी के बीच खाई जिस तरह से बढ़ गई है वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, और सरकार उसी को उपलब्धि बता रही है कि इस खाई में गरीबों के लिए उन्होंने 5 किलो राशन रख दिया है और अमीरों के लिए बाकी सारी चीजें रख दी हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की संलिप्तता यानी उनके मिले होने का, शामिल होने का आरोप लग रहा है। जयराम रमेश का हम जो आज उन्होंने सुबह ट्वीट किया है उसको देखेंगे। जो आरोप उन्होंने लगाया है कि अडानी और मोदी के रिश्तों की जांच होनी चाहिए, जेपीसी बनेगी तभी इन रिश्तों की जांच में पता लग पाएगा कि ये रिश्ते क्या है। एक बार उस ट्वीट पर नजर डालते हैं हम लोग, और ये बड़े गंभीर आरोप है कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर आरोप लग रहा है कि देश को, दोस्त को बचाने के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। ये लिखा है उन्होंने कि जब उनके पसंदीदा टेम्पो वाले के हित शामिल होते हैं, ये टेम्पो वाले और नॉन बायोलॉजिकल, अभी अमलेंदु जी से हम पूछेंगे कि ये बार बार जयराम रमेश ये क्या लिख रहे हैं, वो बताएंगे इसको। तो लिख रहे हैं कि जब उनके पसंदीदा टेम्पो वाले के हित शामिल होते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल पीएम बिजली की गति से कार्य करते हैं। अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। ये एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है, और यह बहुत विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को वो बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल ही रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये जयराम रमेश का ट्वीट है। तंज किया है लेकिन बहुत गंभीर बात की है तमाम उदाहरणों के साथ, और बाद में अभी जो ट्वीट आपको दिखाया हम लोगों ने, अमलेंदु जी ने उसकी बात की, उसमें उन्होंने और खुलकर आरोप लगाए हैं दूसरे मामलों में भी। तो ये बहुत सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बनता जा रहा है। और निश्चित तौर पर हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट है, इस पर नोटिस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर भी दी गई है ये याचिका की इसकी जांच। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली रिपोर्ट पर सीबीआई से जांच कराने से मना कर दिया था, लेकिन अब जब सेबी की संलिप्तता उसमें सीधे तौर पर आ रही है तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान लेगा, क्योंकि सेबी सीधे तौर पर दिख रहा है प्राइमा फेसी की उसमें शामिल है, सेबी की चेयरपर्सन। बहरहाल अमलेंदु जी, ये जो बार बार जयराम रमेश टेम्पो वाला और नॉन बायोलॉजिकल लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? टेम्पो वाले से उनका क्या आशय है? देखिए, टेम्पो वाले से उनका आशय ये है कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि ये अडानी और अंबानी जो है टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को, राहुल गांधी को पहुंचाते थे। ये प्रधानमंत्री ने कहा था। पता नहीं प्रधानमंत्री किसी झोंक में इस बात को बोल गए, या प्रधानमंत्री वास्तव में अडानी और अंबानी की अब कोई जांच करवाना चाहते हैं, या उस समय चाहते थे, या वास्तव में अडानी और अंबानी कांग्रेस को, राहुल गांधी को टेम्पो में भर भर के पैसा पहुंचाते थे, पता नहीं। लेकिन वो टेम्पो वाले की जो बात है, तो टेम्पो वाले ये है कि वो टेम्पो वाले अडानी जो हैं वो हैं जो पैसा पहुँचाते थे, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। दूसरा जो नॉन बायोलॉजिकल, प्रधानमंत्री ने अपने, आपको याद होगा कि जो आखिरी चरण का चुनाव था उससे पहले प्रधानमंत्री ने खुद को अविनाशी घोषित कर दिया था नॉन बायोलॉजिकल, कि मैं, मेरी माँ ने शायद मुझको पैदा नहीं किया होगा और मतलब नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अवतार हूँ, इस तरह की बातें की थी। तो और उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी था, वो उड़ा था। और उसके बाद फिर जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, 240 पे रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा और मजाक उड़ा। और उस समय तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा था जिस समय प्रधानमंत्री मतगणना के दौरान 3 राउंड तक अजय राय से कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे पीछे चल रहे थे, तब तो काफ़ी चल रहा था कि नॉन। हाँ, और अमलेंदु जी, बीजेपी के ही तमाम नेता निजी बातचीत में, सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कह सकते हैं वो, लेकिन निजी तौर पर वो साफ साफ ऐसा लोग कह रहे हैं कि यही सब बयान थे उनके भाषणों का, सब यही तौर तरीका था जो कि उनको 240 पर ले आया। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सारी बातें हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी। अब ये बातें बीजेपी के अंदर शुरू हो गई, जैसा आपने भी कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की ये बातें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर इस तरह की बातें नहीं की होती तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति नहीं होती। तो वो तो जो आरोप है विपक्ष का कि वो दुर्गति और ज़्यादा होनी थी, वो तो बचा ली गई है दुर्गति चुनाव में हेरा फेरी करके। अब वो कोई जाँच हो, बड़े स्तर पर जेपीसी से जाँच हो, चाहे किसी, तभी कुछ पता चल पाएगा किसी की वो गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, चुनाव आयोग ने क्या किया क्या नहीं किया।
लेकिन विपक्ष के आरोप हैं। तो वो विपक्ष के आरोप अपनी जगह है। तो इसलिए जो यहाँ टेम्पो वाला और जो नॉन बायोलॉजिकल, जो दो शब्द जयराम रमेश इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन टेम्पो वाला और नॉन बायोलॉजिकल से हटकर जो असली बात है समीर जी, वो ये है कि अडानी के संबंध नरेंद्र मोदी के साथ किस तरीके से हैं और किस तरीके से अडानी को आउट ऑफ द कोर्स जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद कर रहे हैं उनके व्यापार में। ये गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है और उसके सबूत सामने रखते हुए ये आरोप लगा रही है। तो इस पे अब प्रधानमंत्री को सामने आकर मुझे लगता है कि देश को जवाब देना चाहिए। और ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है जो प्रधानमंत्री के आपने उस भाषण का जिक्र किया टेम्पो वाले, तो उस दौरान प्रधानमंत्री का कहना था कि विपक्ष के नेता, उनका सीधे तौर पर वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, नाम तो नहीं लेते वो राहुल गांधी का, लेकिन उन्हीं की बात कर रहे थे कि आजकल वो अंबानी और अडानी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनको टेम्पो में भर भर के नोट पहुंचा दिए गए हैं। तो बाद में खैर यही हुआ कि इसका मतलब आपके पास अभी तक पहुंचाए गए होंगे, इसीलिए आप उनका बचाव करते रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि अब जब अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं तब भी पार्टी को दिक्कत है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि नाम ले तब भी दिक्कत और ना ले तब भी दिक्कत। लेकिन ये एक अलग मसला है। पर जो गंभीर बात है वो ये कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये साफ तौर पर कह रही है कि जो इसमें हेर फेर किया गया, तमाम जो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आर्टिफिशियल तरीके से किया गया, बहुत सारी कंपनियों में जो पैसे लगाकर और उनको फिर इन्वेस्ट किया गया भारत के स्टॉक मार्केट में, उसमें धांधली की गई है, अनियमितता की गई है, और वो आरोप लगा था अडानी ग्रुप पर। उसके बाद ये कहा गया कि फिर उसको जांच दी गई कि ये सेबी इसकी जांच करेगी, क्योंकि इस तरह की मामलों की जांच सेबी करती है। सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी। और अब दूसरी रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग की है उसमें यह साफ पता चल गया कि उसी सेबी की चेयरपर्सन ने अडानी की तमाम जो शेल कंपनियां हैं, कह लीजिए कि जो एक फेक कंपनियां हैं, हालांकि शेल कंपनियां दूसरी होती हैं, उन कंपनियों में जो विदेशों में रह करके ऑपरेट हो रही थी, उनमें सेबी की चेयरपर्सन ने इन्वेस्ट किया और वही सेबी उनकी जांच कर रही थी। ये जो पूरा नेक्सस का खुलासा हुआ है इस दूसरी वाली रिपोर्ट में, इसमें अब इन तीनों लोगों के संबंधों की जांच की बात की जा रही है और विपक्ष कह रहा है कि इसकी जांच जेपीसी ही कर सकती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही कर सकती है। सरकार को जेपीसी को ये जांच सौंपनी चाहिए। पहले भी तमाम इस तरह के मामलों की जांच जेपीसी कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेपीसी से जांच कराने में दिक्कत क्या है सरकार को। तो सरकार को दिक्कत जो है वो यही है कि ये अगर इसमें जैसा अमलेंदु जी अभी कह रहे थे कि अगर इस पूरे नेक्सस में प्रधानमंत्री कहीं शामिल नहीं है, उनके लोग शामिल नहीं है, तो उनको क्या दिक्कत है। और अगर नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो आरोप है विपक्ष के वो सही है और उससे बचने के लिए आप इस जांच को नहीं करा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब इसको लेकर सरकार को जिस तरह से घेरने की रणनीति विपक्ष बना रहा है वो अपने आप में बहुत एक सरकार के लिए कह लीजिए कि एक दिक्कत का, उसके लिए परेशानियों का सबब बनने जा रहा है। क्या कल की बैठक में जो कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को, सरकार को इस मामले में घेरने के लिए जो रणनीति तैयार की, उस पर क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, कल जयराम रमेश ने बताया। एक बार सुनते हैं कि जयराम रमेश ने उस बैठक के बारे में, अभी जब चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी कांग्रेस पार्टी की जिसमें देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए, उसमें यह तय किया गया कि इस मुद्दे पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इस पर सरकार को घेरने के लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। सुनते हैं जयराम रमेश को। कहा है 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में।
और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो ये 3 मुद्दे यानी जेपीसी की मांग, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है इस पर जेपीसी की जांच के लिए जेपीसी, संविधान का सम्मान और जातिगत जनगणना। अमलेंदु जी, इसको लेकर ये राज्य जाएंगे, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन राज्यों में तो पहले ही जाएंगे जहां चुनाव होने हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में तो घेरा ही, अब विधानसभाओं के चुनाव में भी ये मुद्दा सरकार का पीछा छोड़ने नहीं जा रहा है। जयराम रमेश की बात से तो यही लग रहा है। जी बिल्कुल, और इस मुद्दे को मतलब विपक्ष जो है, कांग्रेस खासतौर से, वो इसको डाइल्यूट नहीं होने देगी और इस मसले पर आगे भी काम जारी रहेगा। यानी विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे रहेंगे, उसके बाद भी मुद्दे रहेंगे, चूंकि जब जाएंगे राज्यों में तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तो जा ही रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ भी जा रहे हैं। यानी ये मुद्दे केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगे, ये लगातार मुद्दे जारी रहेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में टिप्पणी की थी समीर जी, कि जो अगर ये आरोप सही हैं विपक्ष के कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को डाइल्यूट करना चाहती है या संविधान को बदलना चाहती है, तो अगर संविधान को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से पहले कोई खतरा था तो वो खतरा तब तक बना रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी है, यानी उसकी विचारधारा जब तक है, तो इससे ये खतरा लगातार बना रहेगा। तो लोगों को इस बात पे, विपक्ष को लगातार जागरूक करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहती है या इसको पावर मिलती है, ये मजबूत रहती है, तो संविधान पे खतरा लगातार बना रहेगा। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये केवल चुनाव तक समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है समीर जी, संविधान को लेकर खासतौर से। मतलब जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये। हाँ, जल्दी पीछा छोड़ने वाली भी नहीं है बीजेपी का, और विपक्ष को भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ना चाहिए कि अगर वास्तव में खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से खतरा था कोई चुनाव में, और 400 पार का जो नारा दिया था वो संविधान बदलने के लिए दिया गया था, तो ये खतरा तो आगे भी रहेगा। भाई आज 400 पार नहीं आ पाई, जब 400 पार आ जाएंगी तब कर दिया जाएगा। हाँ, जब उसकी मंशा ही यही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए है कि अगर विपक्ष इस मसले को उठाता रहेगा तो 400 पार की बातें हो ही नहीं पाएंगी, और अगर आप इसको अभी छोड़ देंगे तो चुनाव आते आते फिर वो 400 पार की बातें होने लग जाएंगी, तो उसके इंतजाम किए जाएंगे, फिर संविधान खत्म कर दिया जाएगा। तो संविधान को अगर बचा के रखना है तो विपक्ष को भी ये समझना होगा कि फिर ये एक सतत प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जनता को इस पे लगातार जागरूक करना होगा, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जनता को ये सचेत करना होगा कि आपको ये संविधान क्या अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदलकर या इस संविधान में कुछ संशोधन करके आपके किन अधिकारों को छीनना चाहती है, ये इस पे आपको जनता को जागरूक करना होगा। बियॉन्ड द पॉलिटिकल, एक तरीके कहा जाए कि राजनीतिक आपके स्वार्थों से अलग हटकर ये बात जनता को समझानी होगी, चूंकि ये राजनीतिक स्वार्थ का मसला नहीं है, ये आम जनता के नागरिक अधिकार जो हैं उनका मसला है। तो उनको अगर खतरा है भारतीय जनता पार्टी से, तो इस पर फिर लगातार एक सतत प्रक्रिया जो है वो चलनी चाहिए समीर जी, ऐसा मुझको लगता है। जी बिल्कुल, और यही इस रणनीति बना रही है जो कांग्रेस पार्टी की कल की बैठक में जो तय हुआ है कि वो जेपीसी की मांग तो ये अभी तात्कालिक रूप से इसकी मांग को लेकर एक आंदोलन चलाने का फैसला किया ही है कांग्रेस पार्टी ने भी, और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उस मामले में एक साथ है। उसके अलावा संविधान के सम्मान का जो मामला है और जातिगत जनगणना, ये मुद्दे ऐसे रहे जो लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ गए, विपक्ष हमलावर रहा, और उसी के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये टेम्पो वाला बयान और इस तरह के कई बयान देने पड़े, जिसने उन्हें चुनाव में और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अब विपक्ष
सरकार को फिर उन मुद्दों पर घेरने की कोशिश में लगा है जहां पर भी चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उन सभी जगहों पर भी ये मुद्दे लेकर जाएंगे। और राज्यवार, जैसा कि अभी जयराम रमेश कह रहे थे कि राज्यवार हर राज्य में ये इस तरह के कैंपेन और इस तरह का जो जागरूकता अभियान है उसको लेकर वो जाएंगे। अब ये सरकार के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति आएगी कि कैसे इन सारे मुद्दों का बचाव करें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार की ओर से, जो पार्टी की ओर से बचाव करने की कोशिश की जा रही है, उन तर्कों में बहुत दम नहीं है और वो वही घिसे पीटे तर्क हैं जो पिछले 10 साल से देते आए हैं कि सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनकी आलोचना कोई करता है, यानी सरकार और पीएम की आलोचना वो देश की आलोचना हो जाती है उसी पैटर्न पर, जबकि उस पैटर्न को जनता नकार चुकी है। उसको सुनते सुनते जनता कहे तो एक तरह से वो पक गई है कि एक ही तरह का आरोप, आखिर सरकार का विरोध, राष्ट्र का विरोध, देश का विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन अभी भी बीजेपी के पास वही रणनीति है, क्योंकि इन चीजों का तर्कों के आधार पर जो भी ये एविडेंसेस आए हैं या जो ये नेक्सस का की बात की जा रही है, चाहे वो सेबी की चेयरपर्सन, फिर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी, इनके रिश्तों में जो बातें कही जा रही हैं उनमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो इसको कैसे नकार कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो अपने उसी पुराने ढर्रे पर विरोध कर रही है। जो लोगों को लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी दम है नहीं, ये तर्क जो है वो उन आरोपों की तुलना में कहीं से प्रभावी नहीं दिख रहे हैं, जो आरोपों में जो गंभीरता है। नहीं देखिए, आरोप जो लग रहे हैं वो तो गंभीर है और उसके समर्थन में, आरोपों के समर्थन में तर्क भी दिए जा रहे हैं और सबूत भी दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जो उनका बचाव कर रही है, तो उस बचाव के समर्थन में ना कोई तर्क है और ना कोई सबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कमजोर नजर आती है विपक्ष के सामने कि विपक्ष के पास तर्क भी हैं, सबूत भी हैं और रणनीति भी है। भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई रणनीति बना पा रही है, और रणनीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई इसलिए नजर आ रही है समीर जी कि प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा कि पहले मिला करता था। क्योंकि भाजपा को एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे लगता है समीर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अब कोई चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। जब इनके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है तो इनके पीछे खड़ा क्यों हुआ जाए। देखिए, राजनीति बड़ी निर्मम चीज होती है ना। जैसे नरेंद्र मोदी ने निर्ममता के साथ लालकृष्ण आडवाणी को बाहर कर दिया राजनीति से, मुरली मनोहर जोशी को बाहर कर दिया, कलराज मिश्र को बाहर कर दिया, कल्याण सिंह को बाहर कर दिया, तमाम लोगों को राजनीति से बाहर कर दिया। तो ये स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है, वो चीज़ें तैयार हो रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी को भी इसी तरीके से बाहर किया जाए राजनीति से, क्योंकि अब इनके अंदर क्षमता नहीं है चुनाव जिताने की। अब ये एक तरह से बोझ बनते चले जाने बीजेपी के ऊपर। क्या बीजेपी ऐसा सोचने लगी है? तो ये तो खैर आने वाले समय में तय होगा कि क्या बीजेपी के अंदर चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, जो बड़े खुलासे किए हैं अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर, उन पर गंभीर बहस की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को स्वयं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल का मसला था उस पर हम लोग बता ही चुके हैं कि अब वो 23 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी जमानत पे, और उससे पहले 20 अगस्त को जो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया तो वो गिरफ्तारी अवैध है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, कि गिरफ्तारी अवैध है या वैध है, ये इस पर सुनवाई होगी। और अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं दी है, 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। लेकिन जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, लगातार घेर रहा है, सरकार से तमाम सवाल पूछ रहा है, सरकार के पास उनके जवाब नहीं दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस मामले में सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से विपक्ष के जाल में घिरे दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो रणनीति बना रही है कि राज्यवार इस मामले में लोगों से बातचीत करने की रणनीति है सब विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के या कह लें कि नरेंद्र मोदी के साथ उस तरह से साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब मामलों में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जो भी दिन भर की घटनाएं होंगी, खबरें होंगी, अपडेट्स होंगे, वो आपको डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उन्हें देखना भी आप ना भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।